मेरा नाम वैभव है, वैभव वालिया है। मैं देहरादून से हूँ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। उसके बाद मैंने एमबीए किया है और मैं कांग्रेस पार्टी में, मतलब जब से मेरी राजनीतिक समझ बनी है तब से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं एनएसयूआई में काम कर चुका हूँ, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर था। मैं यूथ कांग्रेस में काम कर चुका हूँ, मैं अपने यहाँ प्रदेश सचिव था। फिर मैं यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय कमेटी में रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया का उनका ऑल इंडिया का हेड रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ यूथ कांग्रेस के साथ। मैं राजीव गांधी फाउंडेशन में काम कर चुका हूँ। मैं उनके यहाँ हेड ऑफ़ कम्युनिकेशंस था, संचार विभाग का प्रमुख था। मैं कई बार कई राज्यों के चुनाव समितियों में काम कर चुका हूँ। मेरे को कई विधानसभा चुनाव में काम करने का कांग्रेस की तरफ से मौका मिला है। मैं कांग्रेस के संचार विभाग के साथ में पहले एक कम्युनिटी रिपोर्टर प्रोजेक्ट था, उसमें भी काम कर चुका हूँ। तो बहुत जगहों पे काम करते हुए हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं कांग्रेस में। अभी मैं कांग्रेस के संचार विभाग में मैं सचिव हूँ। जयराम रमेश जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मैं अटैच सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस हूँ। तो अभी और एक भारत यात्री भी हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी जो चुने गए भारत यात्री हैं उनमें से एक भारत यात्री हूँ। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट है हमारे आज के भारत का। हमने किताबों में पढ़ा है, हमने फ़िल्मों में देखा है कि जब देश में एक तरह से बुराई का परम सीमा पे पहुंच गई थी बुराई, जब अन्याय जो है चरम सीमा पे पहुंच गया था, जब भेदभाव चरम सीमा पे पहुंच गया था, जब अंग्रेज़ों का अत्याचार चरम सीमा पे था, तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके बारे में हम किताबें पढ़ते हैं, वो लोगों ने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया और हर तरह से आंदोलन करे, बहुत यातनाएं सही, और उसके बाद में देश को आज़ाद कराया। देश आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस ने जिस तरह से धीरे धीरे इस देश को बिल्ड किया, इस देश के संविधान के तहत सबको समान अधिकार दिए, ये भेदभाव नहीं किया कि ये अमीर है गरीब है तो इसके अधिकार अलग अलग होंगे, ये अगर किसी एक पर्टिकुलर जाति से है धर्म से है इसके अधिकार अलग अलग होंगे। तो समानता की तरफ देश को ले जाने का प्रयास किया कि भाई क्या, क्योंकि बहुत सारी असमानताएं थी जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय, चाहे वो रीति रिवाज की हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो और तरह से सामाजिक तौर पे हों, राजनीतिक तौर पे हों, तो उसको समानता की तरफ ले जाने का कि सबको समान अधिकार हों उसका प्रयास किया। और वो काम कांग्रेस पार्टी पिछले कई दशकों से करती आ रही थी। एकाएक भाजपा की विचारधारा को इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा के तहत, कॉरपोरेट की मदद के तहत जनता के बीच में प्रसारित करने का एक प्रयास किया, जिसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, जो बहुसंख्यक रिलीजन है हमारे देश में, 80% हिंदू हैं और उसके अलावा फिर अन्य रिलीजन है 20% है, तो इन्होंने सबसे बड़े रिलीजन के लोगों को एकाएक ये समझाने की कोशिश करी कि भैया कि बाकी जो छोटे रिलीजन हैं, जो 20% लोग हैं, उनसे 80% लोगों को आपको खतरा है। और ऐसी उसकी कहानी बनाई और उसको इतना पैसे के दम पे उसको इतना पुश किया कि वो लोगों को ये समझाने में सफल हो गए कि वर्तमान में जो सरकार है, जो गरीब को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, वो मिडिल क्लास को ये समझाया कि भाई कहते ये तुम्हारा हक मार के गरीबों को पैसा दे रहे हैं। हिंदुओं को ये समझाया ये तुम्हारा हक मार के माइनॉरिटीज़ की मदद कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं। ऊंची जाति वालों को ये समझाया कि ये तुम्हारा हक मार के नीची जाति वालों को मदद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये समझाने में सफल हुए, इसके दम पे इनकी सरकार आई। और जब से इनकी सरकार आई उसके बीच में इन्होंने कुछ झूठे वादे भी किए थे कि भाई हम जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम जो है महंगाई कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, गंगा साफ करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बहुत सारी बातें कही थी। आने के बाद में इन्होंने जो है सिर्फ अपने ही एजेंडा को मजबूत करने की कोशिश करी, जिसमें माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इनका एजेंडा है, जिसमें नीची जातियों के खिलाफ इनका एजेंडा है, जिसमें गरीब के खिलाफ इनका एजेंडा है। और उस एजेंडे को इन्होंने और मजबूत करने का प्रयास हर प्रतिदिन किया। हर प्रतिदिन देश को जिस तरह से समानता की तरफ ले जाया जा रहा था उसको तोड़ा, उसको कमज़ोर किया और फिर से वो असमानताओं को जो दूरी है उसको और बड़ा करने का प्रयास किया। इसकी वजह से आज देश इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि अगर एक ट्रेन में कोई भी अगर बड़ी दाढ़ी वाला टोपी लगा के आदमी चलता है तो ट्रेन के लोग कहीं ना कहीं एक भावना होती है, एक महसूस कर सकते हैं लोग कि लोगों में
कोई कोई मुरमुरा रहा होगा या कोई कोई आंखें इधर उधर घुमा रहा होगा। लोग माइनॉरिटी के लोगों को कमरा किराए पे नहीं देते हैं, नौकरी पे नहीं रख रहे हैं। ये चीज़ें बोलने के लिए लोग कहते हैं कि नहीं यार इन पे बात नहीं करो क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा राजनीतिक। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये कहा कि नहीं यार हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, आप इससे हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। कभी भी जब घर में टेंशन होगी, परेशानी होगी, तो क्या वो घर प्रगति कर सकता है? आप उसी में उलझे रहोगे कि उस टेंशन को सुलझाओ, तनाव को पहले दूर करो। तो जब देश में तनाव होगा तो कैसे देश प्रगति करेगा? फिर इन्होंने जितने वादे किए थे नौकरी किसी को नहीं दी, 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी कर दी। इन्होंने जो है महंगाई कम करने की बात की थी, आज जो है सिलेंडर 1000 रुपये कर दिया, पेट्रोल 100 रुपये कर दिया। इन्होंने जो है कहा था कि भाई कि हम जो है गंगा साफ़ करेंगे, हम काला धन वापस लाएंगे, हम 15 लाख देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं किया। अडानी नाम का एक व्यक्ति जिसका कभी किसी ने नाम नहीं सुना था, वो विश्व का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया इनके कार्यकाल में। अंबानी जिसकी संपत्ति जब कोरोना के दौरान में बीमारी आई, सबके घरों का काम टूटा, किसी भी रिक्शा चलाने वाले के पास में काम नहीं, ऑटो चलाने वाले के पास में काम नहीं, किसी दुकानदार के पास में काम नहीं, किसी भी नाई के पास में, मज़दूर के पास में, बढ़ई के पास में, किसी के पास कोई काम नहीं। उस समय में अंबानी हर महीने 100 गुना अपनी संपत्ति बढ़ा रहा था। तो सिर्फ अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को मदद करने का प्रयास किया, उसके अलावा गरीब जनता मरे तो मरे, उससे इनका कोई वो नहीं। तो ये सारी चीज़ों से देश बहुत कमज़ोर और बहुत पीछे जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना जिम्मेदारी समझा कि भाई कि नहीं, हमें जो है सड़क पे ही उतरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और इतने बड़े मूवमेंट से अगर हम मिस हो जाते तो मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिग्रेट होता कि यार वैभव, ये एक देश में, क्योंकि हम दिल्ली में, देहरादून में बैठ के ये महसूस किया करते थे यार कि ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को असहाय महसूस किया करते थे कि भाई यार इसमें अब करें तो करें क्या। अब घर पे बैठ के किलसने से, कलपने से बेहतर है कि कोई अगर पॉलिटिकल एक्शन हो रहा है तो उसमें जुड़ें, उसमें साथ में आएँ, वहाँ पे करें। तो ये हमने इस भावना के साथ में इस यात्रा को ज्वाइन किया। देश घूमने का इतना बड़ा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, पूरा देश देखने का अवसर इतना दोबारा नहीं मिलेगा, पूरे देश से सीखने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग यंग एज में हैं, पॉलिटिकल स्टूडेंट ही हैं एक तरह से, अभी भी हम राजनीति में सीख रहे हैं। तो ग्राउंड से जो सीखता है आदमी, उससे ज़्यादा सीखने का अवसर कहीं नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये तय फैसला लिया कि यार वैभव ये तो करना है। तो इसलिए फिर हम यात्रा में आए और पहले दिन से चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और आप लोगों के सबके सहयोग से, प्यार से बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लोगों से भी कहता हूँ कि आपने अपने मन के आदमी को पार्षद बना दिया, आपने अपने मन के आदमी को मेयर बना दिया, आपने अपने मन के आदमी को विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जिसको आपको वोट देना था आपने उसे चुन लिया। उसके बाद भी अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हो कंट्री का, तो देश में लोग खुश नहीं हैं। आज भी हैप्पीनेस इंडेक्स में हम और पीछे जा रहे हैं। आज भी जो है विश्व ये कहता है, जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि यार भारत में लोग आज भी खुश नहीं हैं। आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देके अपना पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बना के भी खुश नहीं हो, तो कहीं ना कहीं फैसले में कमी है। और हम इक्वालिटी के आइडिया में बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जब कहीं इनइक्वालिटी दिखती है, कहीं मुझे असमानता दिखती है, कहीं मुझे भेदभाव दिखता है, तो मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है यार कि जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर रिलीजन से आता है या वो पर्टिकुलर कास्ट का है, उसके साथ में यदि हम भेदभाव करते हैं या ऊंच नीच करते हैं, उससे मुझे तकलीफ़ है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा देश एक समानता वाला देश होना चाहिए, इक्वालिटी हमारे देश में ज़्यादा होनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब आप माइनॉरिटीज़ को और गरीब को, पिछड़ों को जब आप ताकत दोगे और उनको ऊपर लेके आओगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे सपनों का भारत होगा, उसमें लोग ज़्यादा खुश होंगे, उसमें लोगों में ज़्यादा प्रेम होगा, सद्भावना होगी, आपस में प्रेम होगा, और मेरे सपनों के भारत में ज़्यादा समानता होगी। हम केरला में चल रहे थे, मेरे आज भी याद है, केरला में हम चल रहे थे। तो रोज़ हम चलते हैं, तो केरला में चलते चलते एक, जैसे आप चल रहे होते हो तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, आप उनसे बहुत सारी बातें करते हो। तो एक महिला थी, वो आई सामने से, तो उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मेरे को रोक लिया, तो मैं रुक गया। तो वो बहुत चिंतित और मतलब बहुत ही परेशान चेहरे के साथ में मेरे को बोली, खाना कहाँ खाते हो, सोते कहाँ हो, नाश्ता किया।
तो उसके चेहरे पे जो जेन्युइन कंसर्न था वो बनावटी नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं और भाई खाना खाया, ठीक है, बढ़िया है, ये वो इतना चिंतित थी, उसको ऐसा लग रहा था यार ये लोग चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, और ये लोग पता नहीं बेचारे कहाँ खाते हैं, कहाँ सोते हैं। और मतलब उसकी नज़र में ना एक एक सम्मान था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे को लगा यार कि मैंने उसको बताया, मैंने कहा नहीं, सारा व्यवस्था होता है, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और आगे लोग होते हैं, रेस्टिंग पॉइंट भी होता है, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, फिर शाम को दोबारा चलते हैं, ऐसी बात नहीं है माता जी, आप परेशान नहीं होइए। लेकिन उसकी नज़र में एक सम्मान था। उसको ये लग रहा था यार मेरे देश में अगर जो गलत हो रहा है ना, तो ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं यार, ये लोग मेरे देश में को जो कमज़ोर कर रहे हैं उसके लिए चल रहे हैं। राजनीति में हम बचपन से देखते थे, तो पहले के समय में राजनीतिक लोगों के लिए, नेताओं के लिए एक सम्मान होता था। लोगों को ये लगता था यार ये देश की सेवा कर रहे हैं। राजनीति में वो सम्मान का भाव गिर गया है। अब लोग हर यही सोचते हैं यार ये सब नेता ये सिर्फ जो है पैसे के लिए, लूट खसोट के लिए आ रहे हैं। तो वो सम्मान अगर दोबारा से ये यात्रियों के मन में, अगर लोगों के मन में यात्रियों के लिए, राहुल जी के लिए, हम सब के लिए थोड़ा बहुत सम्मान भी अगर हम, मुझे लगता है, अर्जित कर पाए, तो वो हमारी बहुत बड़ी एक जीत होगी। तो वो मेरे को, वो मोमेंट मेरे पे, वो इम्प्रेशन मेरे पे डोमिनेट किया। बहुत दिनों तक मेरे को वो उसका चेहरा ध्यान रहा। तो अभी आपने पूछा तो वो एक मेरे को याद आया। देखिए, आने वाला टाइम हमारा है, बल्कि आज भी हमारा है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कल तुम्हारा, कल तुम्हारा। मैं कहता हूँ आज भी हमारा है। ये देश एक युवा देश है, ये सबसे ज़्यादा हम लोगों का देश है। और ये देश के बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा। अब हम ये नहीं सोच सकते कि यार ये सीनियर नेता देखेंगे, या ये वरिष्ठ आदमी देखेगा, या हमारे बुजुर्ग देखेंगे, हमारे पिताजी देखेंगे, दादाजी देखेंगे, वो फैसले लेंगे। अब हमें फैसला लेना है। अब हमें ये तय करना है कि यार आज जो देश में हो रहा है उससे मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। जो झूठ की राजनीति है, ये क्लियर साफ साफ झूठ की राजनीति है कि नेता चुनाव के टाइम पे एक प्रॉमिस कर रहा है और सरकार बनने के बाद में उस प्रॉमिस का जिक्र भी नहीं कर रहा है, और उस प्रॉमिस पे पूरा आंखों में शर्म तक नहीं है कि हमने झूठे वादे करे हैं, और बार बार देश की जनता से आप झूठ बोलते हो। तो ये झूठ की राजनीति से क्या देश का आगे बढ़ेगा कि नेता चुनाव के टाइम पे झूठ बोलेगा और बाद में अपने वादों को पूरा नहीं करेगा और फिर वोट मांगने आ जाएगा पूरी बेशर्मी से। इससे देश कैसे मजबूत होगा? एक दूसरे को बांटने में आपको उलझा के, जो विकास के मुद्दे हैं उनसे आपका ध्यान भटका के अपने उद्योगपति मित्रों को मुनाफा कमवाएगा, ये कहाँ से सही है? तो ये चीज़ों को युवाओं को समझना पड़ेगा। ये युवाओं को ही करना पड़ेगा फैसला। 30 साल 35 साल तक के युवा हैं 18 से, जो इस देश को तय करेंगे कि ये देश किस दिशा में जाएगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, कौन सी विचारधारा जीतेगी, कौन सी विचारधारा हारेगी। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग।